जी, ब्रोंक्यूल्स तक हमने पढ़ा था। ब्रोंक्यूल्स तक हमने जो है वो स्टार्ट से हमने स्टार्ट किया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक शुरू कहाँ से होता है, हमने पढ़ा नोज से स्टार्ट होता है, फिर नेज़ोफेरिंक्स, फिर लेरिंक्स आता है, लेरिंक्स के बाद जो है वो ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया डिवाइड होता है दो हिस्सों में, एक राइट ब्रोंकस और एक लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस राइट लंग के अंदर एंटर हो जाएगा, लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो लेफ्ट लंग के अंदर एंटर होगा, और ब्रोंकस फिर आगे फर्दर डिवाइड होंगे बारीक बारीक नालियों में, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स आगे जाके फिर हवा की जो थैलियाँ होती हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं, उनके अंदर एंड होता है और वहाँ पे जो है वो एयर स्टोर होती है। फिर हमने वन बाय वन हर स्ट्रक्चर को पढ़ा, नोज को पढ़ा। नोज के अंदर हमने पढ़ा जी उसके अंदर हेयर होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं। उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, थोड़ी जो है वो वेट होती है, जिसकी वजह से एयर जो है वो ड्राई नहीं रहती और उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। साथ में नोज का सबसे मेन जो फंक्शन है वो सेंस ऑफ स्मेल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है लेरिंग्स हमने स्टार्ट किया। लेरिंग्स हमने पढ़ा जी, लेरिंग्स गले से स्टार्ट होता है और ये कार्टिलेज का बना होता है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड होते हैं जिसके ज़रिए जो है वो हवा जब वहाँ से प्रेशर से बाहर को निकलती है तो आवाज़ पैदा होती है। साथ में लिरिक्स का हमने पढ़ा कि इसके स्टार्ट वाले सिरे पे जो है वो एक ढक्कन होता है जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है, जो खाने के दौरान बंद रहेगा और सांस लेने के दौरान ओपन रहेगा, ताकि खाना जो है वो सांस की नाली में ना आ सके, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ट्रेकिया पढ़ा था। ट्रेकिया हमने पढ़ा जी तो 16 से 20 सी शेप कार्टिलेज के छल्ले होते हैं, रिंग होते हैं, जिनको ये रिंग जो है कार्टिलेज के होते हैं, ये मिल के जो है वो ट्रेकिया बनाते हैं। और ये C7 से लेके जो है वो T4 तक होता है, T4 T5 तक होता है। और उसके बाद जो है वो लेरिंक्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है T5 पे पहुंच के, फिर थोरेसिक वर्टिब्रा पे पहुंच के। फिर हमने ब्रोंकस पढ़ा था। ब्रोंकस राइट और लेफ्ट ब्रोंकस होते हैं। राइट ब्रोंकस जो है वो स्लाइटली शॉर्टर होता है और स्ट्रेटर होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट ब्रोंकस, और ये लंग्स के अंदर जैसे एंटर होते हैं छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाते हैं। फिर हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था कि लंग्स जो है वो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि इसकी एपेक्स या नोक जो है वो ऊपर को होती है और इस पर इसकी बेस जो है वो नीचे को होती है, ठीक है। और इसके अलावा लंग्स को हम लॉब्स में डिवाइड करते हैं। राइट लंग जो है वो 3 लॉब्स में होता है और लेफ्ट लंग 2 लॉब्स में डिवाइड होता है। फिर हमने ब्रोंकस पढ़ा था कि ये जो है ये जैसी ब्रोंक्यूल्स पढ़ा था, सॉरी, ब्रोंक्यूल्स जैसी ब्रोंकस के लंग्स के अंदर एंटर होगा, बारीक बारीक कनालियों में डिवाइड होता है और उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने लेक्चर पढ़ा था। इसमें किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई थी तो वो बताए, नहीं तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। जी चलें, आगे जो है वो अल्वियोलाई या अल्वियोलर सैक है, हवा की थैलियाँ, ठीक है। चलें जी, कौन रीडिंग करेगा? सर जी मैं करूं? जी करूँ। फेफड़ों के अंदर हवा की छोटी छोटी थैलियां होती हैं। हवा की बारीक नालियां ब्रोंक्यूल्स इन छोटी थैलियों में जाकर ख़त्म हो जाती है। इन थैलियों के गिर्द खून की निहायत बारीक रगें अरूकशेर या कैपिलरीज लिपटी हुई होती हैं। इन रगों में जो खून होता है वो दिल के दाएं ऑरिकल से आया हुआ मैला खून होता है। इन बारीक रगों का रास्ता इतना तंग होता है कि खून का सिर्फ एक एक सुर्ख पुलिया आगे पीछे कितार की सूरत में चलकर आगे जा सकता है, और इन अरूकशेरिया की दीवारें बहुत बारीक होती हैं।
इसलिए इनसे गैसों का तबादला हो जाता है। चनाचे फेफड़ों में मौजूद हवा की थैलियों में बाहर से आई हुई हवा में से ऑक्सीजन खून में जज्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से खारिज होकर बाहर आने वाली हवा के साथ शामिल होकर खारिज हो जाती है। इस तरह निज़ाम तनफ़ुस के ज़रिए खून की सफाई होती रहती है। खून की ये बारीक नालियाँ एक दूसरे में मतहम होते होते बाला आखिर दो बड़ी वरीदों पल्मोनरी वेन की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से दिल के बाएं ऑरिकल में पहुंचाती हैं। जी, मेरे ख्याल में हमने ये भी पढ़ लिया था, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि इससे आगे बढ़ना, शायद किसी को याद ही नहीं था, यस सर, ये तो पढ़ लिया था, क्योंकि आप लोगों ने लेकिन मुझे लगा आपने शायद दोबारा पढ़ाना है, इस वजह से मैंने बोला। मैंने पूछा था कि हमने कहाँ तक पढ़ा है। एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई जो है वो हवा की थैलियाँ होती हैं, लंग्स के बेस में पड़ी होती हैं हवा की थैलियाँ। जो अभी हमने ट्रैक पढ़ा है रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके ज़रिए हवा आएगी और हवा की थैलियों में आके जमा होती जाएगी। फिर हमारे राइट हार्ट से जो है वो ब्लड आएगा, और आपको पता है राइट हार्ट से लंग्स में ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज लेके आती है। जैसे ही वो आर्टरीज लंग्स के अंदर एंटर होंगी, वो पहले आर्टीरियोल्स में और फिर कैपिलरीज में चेंज हो जाएंगी। कैपिलरीज आपको पता है कि बहुत थिन वेसल्स होती हैं, इतनी थिन होती हैं कि उनमें से ब्लड ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो आगे गुजरता है, और उसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजमेंट जो है वो इजीली इन एंड आउट हो सकती है। तो वो कैपिलरीज जब हवा की थैलियों के इर्द गिर्द होंगी और जब वहाँ से ब्लड गुजर रहा होगा, तो हवा की थैलियों के अंदर ऑक्सीजन वाफर मिकदार में पड़ी है, और आपको पता है राइट हार्ट से आया हुआ ब्लड जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाफर मिकदार में होती है। तो वहाँ पे एक्सचेंजमेंट होगी, ब्लड से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, और एल्वियोलाई से जो है वो हवा की थैलियों से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाएगी, और इसी तरह ऑक्सीजनेशन होगी। फिर कैपिलरीज आगे जाके आपस में मिलेंगी और वेन्यूल्स आपस में मिलकर वेन्स बना देंगे, और वो पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो जाके पल्मोनरी वेन्स जाएंगी और जाके जो है वो लेफ्ट हार्ट को ब्लड दे देंगी। तो ये जो है ऑक्सीजनेशन होती है। चलें नेक्स्ट पढ़ें जी, प्लूरा। फेफड़ों का गिलाफ, प्लूरा। हर फेफड़े के गिर्द एक चिकनी झिल्ली होती है जिसे प्लूरा कहते हैं। इस झिल्ली की दो तहें होती हैं। एक तह फेफड़ों का बैरूनी अस्तर बनाती है जिसे विस्क्रल प्लूरा कहते हैं, और दूसरी तह सीना की दीवारों का अंदरूनी अस्तर बनाती है जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। दोनों तहों के दरमियान कुछ रतूबत मौजूद होती है जो इन्हें तर रखती है और सांस लेते वक्त फेफड़ों को सीना की दीवारों की रगड़ से बचाती है। जी, प्लूरा। प्लूरा जो है वो हमारे लंग के इर्द गिर्द जो हिफाजी झिल्ली होती है, हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन मैं आपको बार बार बताता हूँ कि उनको कहते हैं जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो लंग्स जो हैं वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स में वन ऑफ them, ठीक है। तो लंग्स जो है सर जी माइक म्यूट हो गया है आपका।
जी, हम प्लूरा के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था कि जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सब की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो एक हिफाजती लेयर होती है, एक हिफाजती झिल्ली होती है जो हर वाइटल ऑर्गन की हिफाजत करती है ताकि वो उसको एक्सटर्नल शॉक से भी बचाया जा सके और वैसे भी उसकी हिफाजत की जा सके। तो इसी तरह लंग्स भी जो हैं वो एक वाइटल ऑर्गन है और इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी अल्लाह ताला ने जो है वो एक हिफाजती झिल्ली रखी है और उस हिफाजती झिल्ली को हम प्लूरा कहते हैं, ठीक है, उसको हम प्लूरा कहते हैं। और प्लूरा जो है वो लंग्स के बाहर होती है, जो हमारे लंग्स को चेस्ट वॉल से बचाती है, ठीक है, हमारी जो सीने की वॉल है उससे बचाती है, ठीक है। अब प्लूरा की अपनी दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। एक लेयर होती है जो लंग्स वाली साइड पे फेस कर रही होती है और एक लेयर होती है जो चेस्ट वॉल वाली साइड पे फेस कर रही होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि दो लेयर्स होती हैं प्लूरा की। जो चेस्ट वॉल वाली साइड पे फेस कर रही होगी उसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं और जो लंग्स वाली साइड पे लेयर होगी उसको विज़ुअल प्लूरा कहते हैं, ठीक है। विज़रा कहते हैं ऑर्गन को। सर जी एक बार रिपीट कर दें। यहाँ पे भी आएगा वो ऑर्गन के को कहा जाता है, ठीक है। तो विज़ुअल प्लूरा जो ऑर्गन के सामने वाली प्लूरा है, जो ऑर्गन को फेस कर रही है, मतलब कि जो लंग्स को फेस कर रही है, और पैराइटल प्लूरा जो हमारी चेस्ट वॉल को फेस कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों प्लूरा की दोनों लेयर जो हैं इसके दरमियान में क्या चीज़ होती है, इसके दरमियान में एक फ्लूइड होता है, ठीक है। दोनों लेयर्स के दरमियान में फ्लूइड होता है, 5 to 10 ml फ्लूइड होता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 to 10 ml फ्लूइड होता है, ठीक है। वो फ्लूइड क्या करता है, वो फ्लूइड ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। आपको पता है हमारे लंग्स में इन्फ्लेट और डिफ्लेट होना है, ठीक है, फैलना और सिकुड़ना है। तो जब वो फैलेंगे और सिकुड़ेंगे, जब हम सांस लेते हैं वो इन्फ्लेट होते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं वो डिफ्लेट हो जाते हैं, जैसे गुब्बारा होता है उसके अंदर हवा जाती है वो फूल जाता है, जब वो हवा बाहर निकलती है वो सिकुड़ जाता है। तो हमारे लंग्स भी सेम उसी तरह होते हैं। तो जब वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट होंगे तो आपको पता है कि चेस्ट वॉल के साथ उनकी रगड़ हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो या फिर आप चेस्ट के ऊपर दबाव डालो, कोई प्रेशर पड़ा तो फिर भी लंग्स को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने प्लूरा की लेयर बनाई, 2 लेयर्स बनाई और उनके दरमियान में 5 to 10 ml फ्लूइड रख दिया। प्लूरल फ्लूइड उसको कहते हैं। वो फ्लूइड जो है वो क्या करता है, वो शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है, मैक्सिमम हद तक प्रेशर को अब्जॉर्ब करता है। अगर चेस्ट वॉल पे कोई प्रेशर आया तो उसको अब्जॉर्ब करेगा। दूसरा साथ में वो क्या करता है, वो जो है जो लंग्स इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो रहे हैं तो वो उसको बचा रहा है चेस्ट वॉल के साथ फ्रिक्शन से, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे प्लूरा का काम होता है और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसका काम है। ठीक हो गया, चलें आगे पढ़ेंगे। अम्ल तनफ़ुस के ज़रिए गैसों का तबादला। अम्ल तनफ़ुस के ज़रिए गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला फेफड़ों में सरंजाम पाता है। सांस लेते हुए हम बाहर की हवा फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन जज्ब होकर खून में शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से हवा में दाखिल हो जाती है, जिसको हम सांस से बाहर निकालते वक्त हवा में खारिज कर देते हैं। सर नीचे जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह की जी वेट करें, पढ़ लूं? वेट करें। पहले है जी अच्छा इस पैरे को दोबारा पढ़ें। अम्ल तनफ़ुस के ज़रिए गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला फेफड़ों में सरंजाम पाता है। सांस लेते हुए हम बाहर की हवा फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन जज्ब होकर खून में शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से हवा में दाखिल हो जाती है,
जिसको हम सांस से बाहर निकालते वक्त हवा में खारिज कर देते हैं। जी वेट करें। अच्छा ये एक्चुअल में रेस्पिरेशन ये चीज़ है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है? गैसेस का तबादला है। और तबादला कैसे होगा? जब हम सांस लेते हैं, जो एयर हमारे बॉडी में, जो हमारी एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स होती है हमारे लंग्स में जा रही है, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन मेजर क्वांटिटी में है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन जब हमारे हवा की थैलियों अल्वेओलाई में पहुंचेगी, वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर जब ब्लड आएगा राइट हार्ट से, राइट हार्ट में आपको पता है पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर आ रहा है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब वो आएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हवा की थैलियों के पास से गुजरेगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा की थैलियों में आ जाएगी और बदले में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाएगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो वापस जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो हवा के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके तो आगे लेफ्ट हार्ट में जाएगा और वहाँ से पूरे बॉडी में जो है वो फैल जाएगा और पूरे बॉडी के सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट हार्ट में पहुंचेगा, राइट हार्ट से लंग्स में पहुंचेगा, वहाँ से फिर रेस्पिरेशन। तो ये इस तरह साइकिल थ्रू आउट दी लाइफ जो है वो इस तरह चलता रहता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेस्पिरेशन और इसको कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स को पल्मोनरी सिस्टम कहते हैं ना, तो इसीलिए उसके नाम के हिसाब से इसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये आपने याद रखना है, जो लंग्स के लेवल पे होती है। एक और रेस्पिरेशन भी होती है, वो हम आगे पढ़ते हैं कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन के बाद और कौन सी होती है। चलिए जी, अब आ गया अब जो हम एयर जो हम लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं और जो एक्सहेल करते हैं, ये उसके बारे में। इंस्पायर्ड एयर मतलब कि जो हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, जो हम एयर जो है वो अंदर लेके जा रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन जो है वो 79% है, ऑक्सीजन 20% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1% है, ठीक हो गया। जो एक्सपायर्ड एयर है, जो हम हवा बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, जो सांस बाहर निकाल रहे हैं, उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो नाइट्रोजन 79% है, ऑक्सीजन 16% है, कार्बन डाइऑक्साइड 5% है, ठीक हो गया। अब मुझे आप ये बताएं कि जब हमने हवा अंदर लेके गए, जब हम सांस अंदर लेके गए तो अंदर जो ऑक्सीजन थी वो 20% थी और कार्बन डाइऑक्साइड 1% थी। जब हमने सांस बाहर निकाला तो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो 16% है और कार्बन डाइऑक्साइड 5% है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बाकी 4% ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे गई और जो 4% कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आई है वो कहाँ से आई? तो कोई बच्चा मुझे ये सर वो बताएगा। खून में जज़ब हो जाएगी ऑक्सीजन। जी सर। ठीक हो गया। और जो सर कार्बन डाइऑक्साइड है, सर वो हमारे बॉडी में होती है तो वो हमारी बॉडी से थ्रू आउट करके बाहर चली जाएगी। जी शाबाश। जो 4% ऑक्सीजन है वो 20% में से 4% ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर चली जाएगी और बदले में जो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके आया हुआ था वो 4% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में आ जाएगी और वो एयर हम जो है उसको बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह जो है वो 4% ऑक्सीजन कम होगी और 4% कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। ठीक हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं हम रेस्पिरेशन की टाइप्स। चलें आगे पढ़ें। अम्ल तनफ़ुस या रेस्पिरेशन की इकसाम। अम्ल तनफ़ुस की दो इकसाम हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन। यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी खारजी तनफ़ुस से मुराद वो अम्ल तनफ़ुस है जिसमें बैरूनी हवा नाक या मुंह के रास्ते दाखिल होकर हवा की बड़ी नाली ट्रेचिया और फिर हवा की छोटी नालियों ब्रोंचियल ट्यूब से होती हुई फेफड़ों में मौजूद हवा की इंतहाई छोटी यानी खुर्द-बीन थैलियों तक पहुंच जाती है, जहां से पल्मोनरी कैपिलरीज में मौजूद गंदे खून की सफाई अल्वियोली में मौजूद ऑक्सीजन के हामिल हवा के साथ मिलाप की मदद से सरंजाम पाती है। जी वेट करें। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है? अभी हम ऊपर भी बार बार इसी चीज़ को पढ़ रहे थे। हवा जो है वो हमारे
रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती, जब हमारे ब्रोंक्यूल से होती, हमारे अल्वेलाई में पहुंचेगी, वहाँ पे स्टोर होगी, उसके अंदर मेजर क्वांटिटी में ऑक्सीजन है, ठीक है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और होता हुआ कैपिलरीज में पहुंचेगा, जो कैपिलरीज अल्वेलाई के इर्द गिर्द फैली हुई हैं, तो वहाँ से जो है वो एक्सचेंजमेंट होगी, ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एयर में आ जाएगी, वो एयर हम एक्सहेल कर देंगे और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में आगे चला जाएगा थ्रू लेफ्ट हार्ट। तो ये जो है, ये जो रेस्पिरेशन हो रही है, ये रेस्पिरेशन हम किस लेवल पे हो रही है, किस जगह पे हो रही है, पल्मोनरी सिस्टम में हो रही है, लंग्स के अंदर हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं कि दूसरी टाइप कौन सी होती है। चलें जी आगे पढ़े। जी सर। टिश्यू रेस्पिरेशन अंदरूनी तनफ्फुस से मुराद वो अमल है जिसके तहत ऑक्सीजन मिला खून पूरे जिस्म में चक्कर लगाता है और बाला आखिर बाल जैसी बारीक रगों यानी कैपिलरीज वाले हिस्सों तक पहुंच जाता है। जहां दौरान खून की रफ्तार बहुत सुस्त होती है, यहाँ जिस्मानी बाफ्तों के सेल्स हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जज्ब कर लेते हैं ताकि ऑक्सीडेशन का अमल जारी रहे। इसके बदले में खून ऑक्सीडेशन के नतीजे में पैदाशुदा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेकर आगे निकल जाता है। ठीक है, ये कहलाती है दूसरी टाइप है टिश्यू रेस्पिरेशन। टिश्यू रेस्पिरेशन क्या है, जब ऑक्सीजन मिला खून लंग्स से आगे ऑक्सीजनेशन हो जाएगी ब्लड की और वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट हार्ट में पहुंच गया। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जब लेफ्ट हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई होगा, तो आयोटा से पहले आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से फिर आर्टेरियोल्स में जाएगा, आर्टेरियोल्स फिर फर्दर आगे कैपिलरीज में चेंज हो जाएंगे और वो कैपिलरीज कहाँ पे जाके बनती हैं, टिश्यू के लेवल पे, पूरे बॉडी में जहाँ पूरे बॉडी में हर टिश्यू के पास जब वो ब्रेसल्स पहुंचेंगी तो वो कैपिलरीज में चेंज हो चुकी होती हैं, ठीक है। तो वो कैपिलरीज इतनी थीन होती हैं, आपको पता है कि कैपिलरीज जहाँ पे भी होंगी वो बहुत थीन वेसल्स होती हैं, उनमें से जो है वो इजीली एक्सचेंजमेंट जो है वो हो सकती होती है। तो वो टिश्यूज क्या करेंगे, उन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उनके पास ऑक्सीजन वाफर मिकदार में, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो और टिश्यू के अपने पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाफर मिकदार में होगी। और वो कैसे वाफर मिकदार में होगी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से ऑक्सीजन यूज कर चुका होता है और बदले में क्या बन चुका होता है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या बन चुकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड वाफर मिकदार में मौजूद होती है। तो जब उसके सामने से कैपिलरीज गुजरती हैं जिसके पास ऑक्सीजन, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन बड़ी ज्यादा है, तो वो टिश्यूज वहाँ पे फिर एक्सचेंजमेंट करते हैं। अपने पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड को दे देंगे और उससे ऑक्सीजन जो है वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सचेंजमेंट टिश्यू के लेवल पे हो रही होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि रेस्पिरेशन का मतलब भी क्या है, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस। तो जब यहाँ पे एक्सचेंजमेंट हो रही है तो फिर हम इसको भी रेस्पिरेशन कहेंगे। और ये रेस्पिरेशन आपको पता है कि टिश्यू के लेवल पे हो रही है, तो हम इसको क्या कह देंगे, टिश्यू रेस्पिरेशन, ठीक है। समझ आ गई, इसको हम क्या कह देंगे, टिश्यू रेस्पिरेशन। और इसके नतीजे में क्या होता है कि टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाती है और उनके पास जो वेस्ट पड़ा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड उसको लेके आगे चला जाता है, राइट हार्ट में पहुंचता है, राइट हार्ट से वो फिर लंग्स में जाता है और लंग्स में फिर दोबारा से वहाँ पे पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नतीजे में फिर ब्लड के पास ऑक्सीजन आ जाती है, फिर वो पूरे लेफ्ट हार्ट के जरिए पूरे बॉडी में फैलता है और फिर टिश्यूज के पास पहुंचता है, टिश्यूज फिर वहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो ये साइकिल इस तरह जो है वो चलता रहता है। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन, ये दोनों का आपको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई है इन दोनों रेस्पिरेशंस की? जी सर। जी चलें आगे बढ़ेंगे। सर जी आगे डिजीजेस है। सर जी। जी डिजीजेस पढ़ेंगे। अस्थमा ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रोंकाई के सुराख स्पेज़म की वजह से तंग हो जाते हैं और मरीज को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है।
जी, सेकंड स्पेज़म स्पेज़म कहते हैं कोई चीज़ का स्पेज़म हो जाना, ठीक है? वो तंग हो जाता है, ठीक है? उसके मसल्स जो हैं वो अकड़ जाते हैं, रास्ता तंग हो जाता है, उसको स्पेज़म कहते हैं। अब अस्थमा क्या चीज़ है? अस्थमा एक कॉमन बीमारी है जिसको दमा भी कहते हैं, ठीक है? दमे की बीमारी भी कहते हैं। आप अक्सर देखते होंगे जिनको दमे का मसला होता है, अस्थमा होता है, उनको सांस लेने में बड़ी मुश्किल हो रही होती है और वो इजीली सांस नहीं ले पा रहे होते, वो बड़ा जोर लगाते हैं सांस लेने में, ठीक है? जोर से सांस लेते हैं और वो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, होता ये है कि जो हमारे ब्रोंकाई हैं, जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकस हैं जो, वो